So, welcome to the first class of Corporate Accounting and Financial Management, जो ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 है। तो आज हमारी उसकी फर्स्ट क्लास है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद पूरे सिलेबस का ओवरव्यू, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं पूरा सिलेबस में है क्या। मैं बच्चों 2 पार्ट्स में हमारा सब्जेक्ट डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड पार्ट 2 इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ वो कौन सा है, पार्ट फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि हमारा 60 मार्क्स हमारे एग्जाम में कवर करता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिलेबस। क्या है हमारे सिलेबस में, बेसिकली कौन कौन है यहाँ पे जो प्रैक्टिकल पोर्शन जिसको थोड़ा सा कम पसंद है, प्रैक्टिकल सीएस वाले बच्चे हो तो प्रैक्टिकल पोर्शन थोड़ा सा उनका रहता है कि मैम प्रैक्टिकल है तो कैसे समझ करेंगे हम लोग। कौन सबको प्रैक्टिकल पोर्शन अच्छा लगता है? नहीं, आपको भी नहीं। और वाह, पढ़ा हुआ है ना 11th-12th में अकाउंट्स वगैरह तो पढ़ा हुआ है, बेसिक्स वगैरह तो क्लियर है ना सबको। चलो आज हम सबसे पहले देखते हैं पेपर नंबर कौन सा है आपका, पेपर नंबर 4, जो कि किसका है, हमारा ग्रुप 1 का। नेम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारा पूरा क्या है, सिलेबस, हमारा सब्जेक्ट का नाम है। देन अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या चैप्टर्स आपके कवर होते हैं, कितना कितना कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखो बच्चों, ओवरव्यू लेंगे सिलेबस का। ओवरव्यू ऑफ सिलेबस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सिलेबस में बच्चों सबसे पहला नाम हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, लिखना है सबको ना। और ये हमारा 60 मार्क्स का वेटेज कवर करता है, 60 मार्क्स का वेटेज हमारा कवर करता है। सबसे पहला चैप्टर जो है आपकी मॉड्यूल के अंदर वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। एक बार हम लोग मॉड्यूल भी खोल लेते हैं, देन स्लो चल रहा है। बच्चों स्टडी मैट सबके पास है यहाँ पे, स्टडी मटेरियल जो सीएस इंस्टीट्यूट से मिलता है आपको, न्यू सिलेबस। यस, चलो इसी में देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहला चैप्टर देखो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो अब हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स के नेम लिखवा देती हूँ, देन उसके बाद हम लोग अंदर का कंटेंट देख लेंगे एक बार। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके बाद सेकेंड चैप्टर लिखेंगे इंट्रोडक्शन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, then third chapter is accounting standards, then fourth chapter is accounting of share capital, fifth chapter is issue and redemption of debenture, issue and redemption of debentures. Then sixth chapter is related aspects to company accounts, related aspects of company accounts. Then seventh chapter is consolidation of accounts. Then eighth chapter is cash flow statement. Ninth chapter is ratio analysis. And 10th chapter is projected forecasting financial statement. Forecasting financial statements. बच्चों सिलेबस देख के तो नहीं डर गए हो ना? हाँ, वेल गुड। ये हमारा बच्चों क्या है, ओवरऑल सिलेबस है किसका, कंपनी अकाउंट्स का, जो कि कितना मार्क्स का वेटेज रखता है आपका, 60 मार्क्स का। और बच्चों आपको ये पता है कि जो हमारा पेपर पैटर्न है एग्जाम का, वो क्या रहता है, एक अकेला यही पेपर एक ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। पूरा का पूरा पेपर जो होता है हमारा पेपर नंबर 4, वो क्या होता है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होता है, यानी कि आपको MCQ नहीं होंगे, सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसके क्या करने पड़ेंगे, आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछता। पूरा का पूरा पेपर क्या होता है हमारा, सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम लोग एक एक चैप्टर का एनालिसिस देखते हैं, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो दे रखा है हमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बच्चों इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में देखो बेसिक्स जो आपने 11th-12th में पढ़ा था कि लेजर क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, बुक कीपिंग क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बहुत ही पूरा 11th का एक ही चैप्टर में इन्होंने घुसा दिया और पूरा एक चैप्टर का क्या, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया इसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेस इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पूरा थियोरेटिकल पोर्शन है बच्चों। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपके क्या रहते हैं, पूरे के पूरे थियोरेटिकल है।
लेकिन थ्योरी क्वेश्चंस आपके ये जो 3 चैप्टर्स है स्टार्टिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आपके ऑन एन एवरेज आपके 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है हमारे। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, उनके नाम याद करने हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों आया है, बस इतना देखना है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन में बेसिकली कॉर्पोरेट की किस, कॉर्पोरेट यानी कि हमारी कंपनी, बेसिकली कंपनी की अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, किस तरीके से हमारा बैलेंस शीट बनती है, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह किस तरीके से बनता है, ये पूरा का पूरा हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये तीनों चैप्टर से अगर मैं बात करूँ ना, आपको ऑन एन एवरेज 4 to 5 मार्क्स ही कवर करता है। मतलब इतना ये जो चैप्टर्स है बहुत ज़्यादा लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरा पूरा पहले पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ेंगे, देन उसके बाद लास्ट में ये 3 चैप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। बच्चों ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बस नाम दिख रहा है आपको छोटा सा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे क्या है, सब टॉपिक्स हैं। सब टॉपिक्स मतलब जैसे रिडम्पशन हो गया, अंडरराइटिंग हो गया, बायबैक हो गया, बोनस हो गया, तो इसके अंदर है ना बहुत सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं और हम एक एक करके क्या करते जाएंगे, उन टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5। ये भी हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ही है, पढ़ेंगे हम लोग। इशू किस तरीके से डिबेंचर्स का इशू किया जाता है और किस तरीके से रिडम्पशन, यानी कि रिडम्पशन मतलब बोले तो रीपेमेंट करना, डिबेंचर वालों को किस तरीके से हम पैसा वापस देते हैं, तो उनका क्या अकाउंटिंग रहता है वो हम लोग सीखेंगे। देन उसके बाद बच्चों ये जो दोनों 4th और 5th का ही क्या है, 6th चैप्टर हमारा कॉम्बिनेशन चैप्टर है। मतलब इसके अंदर कोई नई बात नहीं कही गई, जो हम चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे ना, वही टॉपिक का क्वेश्चंस हमें चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है। तो चैप्टर नंबर 4 और 5 जब पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 6 ऑटोमेटिकली हम लोग क्या हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा। तो हम लोग इसमें तीनों के क्वेश्चन हम लोग एक साथ ही कर लेंगे। और ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट, तो चैप्टर नंबर 6 भी आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कंसोलिडेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है और थोड़ा सा बच्चों के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है ये चैप्टर, बट है नहीं। हम लोग जिस तरीके से पढ़ेंगे, कंसोलिडेशन सबसे आसान चैप्टर है, जितने भी हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक फिक्स फॉर्मेट रहता है, हम उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल में से। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे चैप्टर आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, और हर बार इसके क्वेश्चंस तो आते ही हैं, आपको देखने को मिलेगा ही पेपर में। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाया हुआ होगा शायद 12th क्लास में बनाया होगा, तो वही कैश फ्लो हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप के 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अभी सिर्फ ओवरव्यू है, बाकी जब हम इन डिटेल तो पढ़ने ही वाले हैं। उसके बाद रेशियो एनालिसिस, बच्चों ये रेशियो भी हमने पढ़ा हुआ है, करंट रेशियो क्या होता है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, उनका रेशियोज निकालना थोड़ा सा और एडवांस लेवल का हो जाएगा। बाकी एज सच कोई मुश्किल नहीं आएगा इसका क्वेश्चन, लेकिन इजी है, तो स्कोरिंग है और हमें ये अच्छे से कर लेना है, और ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद ये फॉरकास्टिंग, बच्चों ये फॉरकास्टिंग तो बहुत ही घटिया सा चैप्टर है, लास्ट में दे दिया है इन्होंने कि फॉरकास्ट करना मतलब आगे फ्यूचर में 1 साल बाद 2 साल बाद आपके किस तरीके से बैलेंस शीट बनेगी। हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बेसिस पे क्या बनाएंगे, प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, प्रोडक्शन बेसिस पे कैश फ्लो बनाएंगे। क्वेश्चन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन देगा हमें, वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। ये भी हमारा थोड़ा सा, इसके अंदर से क्वेश्चंस नहीं आते। तो बेसिकली अगर मैं तुमसे बात करूँ ना, तो 4th, 5th, 7th और 8th और 9, ये 4-5 चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बच्चों, ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस का ओवरव्यू। सिलेबस समझ में आ रहा है तुम्हें, पूरे चैप्टर्स क्या क्या दे रखे हैं हमें। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कौन सा, अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल ही स्टार्ट करेंगे। और उसके अंदर देखो, अब एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू इसका आपको मैंने बता ही दिया।
यस, देखो ये पर जो भी है इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये सब वही है। अभी हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक है, कौन सा? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। वो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है। देखो चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ना। उसके बाद हमारा फोर फीचर क्या होता है, उसके बाद बायबैक हो गया, स्वेट इक्विटी हो गया, अकाउंटिंग राइट इशू हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा, कहाँ गया हमारा अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का टॉपिक ही नहीं लिख रखा क्या इसमें? नहीं, वो तो है, चैप्टर नंबर 6 में है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में भी कवर था हमारा। एनीवेज बच्चों, हमें तो अंडर राइटिंग कवर करना है, तो हम अंडर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। चलो, अब इस टॉपिक का सबसे पहले नाम डालेंगे, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके स्कैनर में भी आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो अंडर राइटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम लोग टॉपिक, चैप्टर नंबर 4 ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिख देंगे चैप्टर नंबर 4 का सब टॉपिक है हमारा ये। देखो यहाँ पे दे रखा है नीचे, वहां उसमें नहीं दे रखा। ये रहा, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, अंडर राइटिंग का ही पोर्शन है। और वो कौन से चैप्टर में कवर है? देखो चैप्टर नंबर 4 में कवर है। तो हमारा नीचे उसमें टॉपिक में नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे दे रखा है, सॉरी यहाँ, यहाँ से। ठीक है, समझ में आ रहा है? चैप्टर नंबर 4 का हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब सबसे पहले बच्चों आज पहला टॉपिक है हमारा, स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को अंडर राइटिंग के बारे में कोई आइडिया? अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सबसे पहले तो मतलब ही समझ ले, टॉपिक का नाम है क्या ये, अंडर राइटिंग होता क्या है? क्या होता है? कमीशन। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा, हाँ वैसे आपने वैसे स्टार्टिंग से नहीं बोला, लेकिन हाँ ठीक है, सही बोला आपने, थोड़ा बहुत आइडिया तो है आपको। जैसे अंडर राइटिंग क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी एक नई कंपनी है, एक नई कंपनी है, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड क्या है, अभी अभी नई इनकॉर्पोरेट हुई है। अब ये कंपनी क्या करना चाहती है, अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है पब्लिक में। क्या कोई भी पब्लिक में कोई भी इसके नई कंपनी के शेयर्स लेने के लिए तैयार हो जाएगा क्या? कोई भी नए शेयर्स, नई कंपनी के शेयर्स लेने के लिए तैयार हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो एबीसी लिमिटेड को क्या है, जब भी वो अपने शेयर्स इशू करेगा तो उसको एक मन में डर है ना कि क्या पब्लिक उसके शेयर्स को परचेज करेगी या नहीं करेगी। तो वो एक रिस्क जो होता है, तो वो एबीसी लिमिटेड के पास है या नहीं, मुझे बताओ। एबीसी लिमिटेड के पास एक रिस्क है, जब भी वो क्या करेगी, अपने शेयर को इशू करेगी। इशू करेगी तो एक रिस्क है, किसका रिस्क है? शेयर्स, हाँ शेयर्स पब्लिक नहीं परचेज करने का उसके पास क्या है, रिस्क है। और बच्चों आपको पता है कि कंपनीज एक्ट हमारा कहता है कि जब भी कंपनी कोई भी नए शेयर्स को इशू करती है तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन उसको मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। अगर आपका 90% का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलता तो क्या करना पड़ेगा, जितनी भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, जितने भी शेयर्स पब्लिक ने खरीदे, उनके पैसे वापस से क्या करना पड़ेगा, उसे रिफंड करना पड़ेगा। तो
अल्टीमेटली क्या एबीसी लिमिटेड, फिर एबीसी लिमिटेड तो 90% अगर नहीं हुआ तो वो तो अपना बिजनेस चला ही नहीं पाएगी कभी। कोई भी नई कंपनी अगर अपना बिजनेस खोलना चाहती है, अपनी कंपनी खोलना चाहती है, तो वो तो कभी कर ही नहीं पाएगी। तो इसी रिस्क को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक क्या कंसेप्ट लाया गया, एक अंडरराइटर वाला। मतलब ये जो कंपनी है अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए वो क्या करती है, कुछ बड़े बड़े लोगों से या फिर इंस्टीट्यूशन से क्या कर लेती है, एक एग्रीमेंट कर लेती है। क्या कर लेती है? एक एग्रीमेंट कर लेती है। जैसे मान लो ये कंपनी थी, इसने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, और वो एग्रीमेंट मान लेते हैं हमने एक्स, वाई और जेड, 3 लोगों से उसने क्या कर लिया, क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया। और वो एग्रीमेंट क्या किया कि कंपनी के जो शेयर्स हैं, मान लो ये कंपनी कितने शेयर्स इशू करना चाहती है, कितने शेयर्स इशू करना चाहती है, 1 लाख शेयर इशू करना चाहती है। तो एक्स वाई जेड से इस कंपनी ने क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया? एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या एग्रीमेंट किया इस कंपनी ने इनके साथ कि मैं अभी 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती हूं, अगर पब्लिक ये शेयर नहीं खरीदेगी तो तुम्हें ये 3 XYZ को ये शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, ये शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। और यही एग्रीमेंट क्या होता है हमारा, ये क्या होते हैं बच्चों, इनको क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स। जो पर्सन क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। किसको गारंटी देते हैं? कंपनी को गारंटी देते हैं कि कल को मान लो पब्लिक आपके शेयर्स नहीं खरीदेगी तो हम खरीदेंगे आपके शेयर्स को। ठीक है, और ये जो गारंटी देते हैं वो क्या होता है हमारा, अंडरराइटर्स होता है। और जो कंपनी ने अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट किया, इसको हम क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। तो अभी मैंने 2 वर्ड्स सीखे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला तो मैंने सीखा क्या, अंडरराइटर्स, और दूसरा मैंने सीखा अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। अंडरराइटर्स कौन से होते हैं, कुछ पर्सन्स होते हैं या कुछ भी कोई भी इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब बोले तो बच्चे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक्स हो गए, ये हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एनबीएफसी हो गया, ये सब हमारे कौन से हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये क्या करते हैं, ये गारंटी देते हैं। किसको गारंटी देते हैं, कंपनी को, कि कल को मान लो तुम्हारे शेयर्स नहीं बिके तो हम लोग आपके शेयर्स को परचेज कर लेंगे। क्या एबीसी लिमिटेड का जो रिस्क था, जो डर था उसके मन में, क्या वो खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? क्यों? क्योंकि जब 1 लाख शेयर, अब इसने ये सोचा कि अब पब्लिक खरीदे या नहीं खरीदे, ये 3 लोग तो मेरे शेयर्स खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ये तो 100% श्योर है। तो अब मेरा क्या उसका इशू करना फिर सही हो जाएगा ना, 90% सब्सक्रिप्शन तो ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि उसने वो क्या कर लिया, एग्रीमेंट भी कर लिया। क्या ठीक है ना, समझ में आ रहा है इतना? तो इन जो पर्सन गारंटी देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंडरराइटर्स। और कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। क्या इतना समझ में आ रहा है? और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे सबसे पहले तुम ये मान लो 3 अंडरराइटर्स हैं हमारे, एक्स वाई जेड। अब इस कंपनी ने कितने शेयर्स को इशू किया, 1 लाख शेयर्स इशू किए। अब एक्स ने बोला कि मैं 50,000 शेयर लेने की गारंटी लेता हूं। अब ऐसा नहीं, इसमें 3 लोग हैं तो कुछ कुछ शेयर्स ही लेंगे। अगर एक ही होता तो पूरा का पूरा कौन लायबल होता, एक्स ही लायबल होता। अभी हमारे केस में कितने अंडरराइटर्स हैं, 3 अंडरराइटर्स हैं। एक्स ने क्या बोला कि मैं कितने शेयर लेने की गारंटी ले रहा हूं, 50,000 शेयर लेने की गारंटी लेता हूं। वाई ने बोला कि मैं 30,000 शेयर लेने की गारंटी लेता हूं। और जेड ने बोला कि मैं 20,000 शेयर लेने की गारंटी लेता हूं। इसका मतलब क्या, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, इसका पूरा का पूरा 1 लाख जो कंपनी इशू करना चाहती थी वो किसने ले लिया, एक्स वाई जेड ने इतने शेयर्स बिकवाने की क्या कर ली, गारंटी ले ली। ठीक है, ठीक है। अब एक्स ने, अब मुझे बताना, अगर ये शेयर्स नहीं लेती पब्लिक तो एक्स के लिए उसकी लाइबिलिटी कितने से रेज हो जाएगी। लाइबिलिटी का मतलब समझते हो, कितने शेयर्स उसको अल्टीमेटली खरीदने पड़ेंगे।
50,000। तो एक्स को अगर पब्लिक उसके शेयर्स को परचेज नहीं करती तो एक्स को कितने शेयर्स की लाइबिलिटी उसके पास आ जाएगी, एक तरीके से 50,000 शेयर्स की क्या होगी उसके पास लाइबिलिटी आ जाएगी। अब बच्चों ये क्या है, एक तरीके से इसकी टोटल लाइबिलिटी है ना, टोटल लाइबिलिटी 50,000 शेयर से ज्यादा तो नहीं खरीदने पड़ सकते इसको, क्योंकि इसने गारंटी कितने शेयर्स की, एग्रीमेंट कितने शेयर्स का किया है, एक्स ने 50,000 शेयर्स का एग्रीमेंट किया है। तो मैक्सिमम से जो मैक्सिमम इसकी लाइबिलिटी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 50,000। तो बच्चों इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, ग्रॉस लायबिलिटी। क्या ये लाइबिलिटी है और वो क्या है, ग्रॉस लाइबिलिटी है, टोटल लाइबिलिटी है किसकी, एक्स की, वाई की एंड जेड की। क्या समझ में आ रहा है क्या? जिन एक्स ने कितने शेयर लेने की गारंटी दी, टोटल 50,000, और वही 50,000 इसकी क्या हो गई, एक्स की ग्रॉस लाइबिलिटी। तो तीसरा वर्ड मैंने क्या सीख लिया, ग्रॉस लाइबिलिटी। और ग्रॉस लाइबिलिटी क्या होती है, जो इंडिविजुअल अंडरराइटर्स ने टोटल शेयर्स बेचने की जो गारंटी दी है वो ही हमारी क्या हो जाती है, ग्रॉस लाइबिलिटी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। पहला हमने सीखा अंडरराइटर्स क्या होते हैं, दूसरा मैंने सीखा अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, और तीसरा मैंने सीखा ग्रॉस लाइबिलिटी क्या होती है। इज दैट क्लियर? चल सकते हैं आगे, चलो। अब एक्स ने गारंटी तो दे दी है कंपनी को, किसको, एबीसी लिमिटेड को। ठीक है, अब एक्स अपनी लाइबिलिटी जहां तक कोशिश होगा कम तो करने की कोशिश करेगा। आज वो क्या करेगा, अब मार्केट में जाएगा, अपने रिलेटिव के पास जाएगा और क्या करेगा, अपने एफर्ट्स डालेगा क्या कर बिकवाने में, 50,000 शेयर्स बिकवाने में। क्यों? क्योंकि उसको पता है अल्टीमेटली किसी ने भी नहीं खरीदे तो ये पूरे के पूरे किसको खरीदने पड़ेंगे, एक्स को खरीदने पड़ेंगे। तो एक्स भी क्या करेगा, अपने एफर्ट्स लगाएगा, वाई भी क्या करेगा, अपने एफर्ट्स लगाएगा, और जेड भी क्या करेगा, अपने एफर्ट्स लगाएगा। वाई 30,000 शेयर बेचने की कोशिश करेगा, जेड 20,000 शेयर बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब एक्स और तो एक्स ने, मान लो एक्स ने बहुत एफर्ट्स लगाए, अपने रिलेटिव के पास गया, दोस्तों के पास गया, कन्विंस कर करा के उसने कितने शेयर बिकवा दिए, मान लो कितने, 30,000 शेयर्स मान लेते हैं हम लोग। ये सारे बच्चों अज्यूम्ड फिगर्स हैं। कितने शेयर्स बेच दिए उसने एफर्ट्स लगा के, 30,000 शेयर्स। ये जो 30,000 शेयर्स कंपनी को रिसीव हुए हैं वो किसके एफर्ट्स की वजह से रिसीव हुए हैं, एक्स के एफर्ट्स की वजह से रिसीव हुए। अब मान लो इसके कितने थे, 20,000 शेयर्स, और इसके कितने थे, 10,000 शेयर्स। ठीक है, अब वाई ने भी अपने एफर्ट्स लगाए और वाई ने कितने शेयर्स बेच दिए अपने नाम पे, 20,000 शेयर्स, और जेड ने कितने शेयर्स बेच दिए। अब जब कंपनी को ये जो 30,000, 20,000 और 10,000 जो शेयर रिसीव होंगे वो किसके रेफरेंस में होंगे, एक्स, वाई और जेड में। जो एप्लीकेशन कंपनी को जाएगी उसमें किसका मार्क होगा, 30,000 शेयर पे एक्स का मार्क होगा क्योंकि एक्स के रेफरेंस में गई। 20,000 शेयर किसके रेफरेंस में गई, किसका मार्क होगा उसमें, वाई का। और जेड 10,000 शेयर जेड के रेफरेंस में गई तो उसमें किसका मार्क होगा, जेड का मार्क होगा। और बच्चों इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या नाम दिया, मार्क्ड एप्लीकेशन। जो एक्स ने अपने एफर्ट्स लगा के बेचे कंपनी को, और जो कंपनी को ये 30,000 शेयर जो रिसीव हुए वो उसमें किसका मार्क लगा हुआ था, एक्स का। 20,000 शेयर में किसका मार्क लगा हुआ था, वाई का। और 10,000 शेयर में किसका ठप्पा लगा हुआ था, जेड का। और इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, मार्क्ड एप्लीकेशन। बच्चों एक तरीके से पता है हम फॉर्मेट पढ़ते जा रहे हैं, ये अंडरराइटर्स का पूरा फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं। ये तुम्हें समझ में आया क्या? एक्स की टोटल लाइबिलिटी को मैंने क्या दिया नाम, ग्रॉस लाइबिलिटी। उसमें से एक्स ने अपने एफर्ट्स लगा के कितने शेयर्स बेच दी, 30, 20 और 10, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलो आगे। अब तुम मुझे एक बात बताना, क्या ये जो 50,000 शेयर्स की जो टोटल लाइबिलिटी थी उसमें से 30,000 शेयर्स
का क्या बेनिफिट, बेनिफिट मतलब बोले तो उसकी लाइबिलिटी को कम करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेनिफिट बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए क्या इस 30,000 शेयर्स का? मतलब इसकी लाइबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए क्या 50,000 से में होनी चाहिए? तो अब एक्स की लाइबिलिटी कितनी रह गई, 20,000। क्यों? क्योंकि 30,000 उसने अपने एफर्ट से बिकवा दिए, तो जो टोटल लाइबिलिटी थी उसमें से अब कितने की लाइबिलिटी रह गई उसकी, सिर्फ 20,000 शेयर्स की। इसमें से कितनी रह गई, 10,000 शेयर्स की, और इसमें कितनी रह गई, 10,000। यानी कि मैंने अल्टीमेटली क्या किया, ये जो मार्क्ड एप्लीकेशन जो एक्स ने अपने रेफरेंस में बिकवाई थी उसमें से क्या दे दिया, इसका बेनिफिट दे दिया, यानी कि लाइबिलिटी उसकी क्या कर दी, एक तरीके से कम कर दी। क्या ठीक है ना? यानी कि हमने ग्रॉस लाइबिलिटी में से क्या माइनस किया, मार्क्ड एप्लीकेशन, और मार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट मैंने किसको दे दिया, जिसने जितने शेयर्स बिकवाए उसका उतना उतना बेनिफिट, उतना उतना लाइबिलिटी से उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है। अब बच्चों क्या एबीसी लिमिटेड क्या एक्स वाई जेड के भरोसे ही बैठ जाएगी क्या? नहीं, वो खुद भी अपने एफर्ट्स लगाएगी, खुद भी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, एडवर्टीजमेंट करेगी, न जाने पता नहीं क्या क्या करेगी अपने शेयर्स को बिकवाने के लिए। अब मान लेते हैं हम, हाँ मान लेते हैं कंपनी को जो डायरेक्टली अपने एफर्ट्स से, एबीसी लिमिटेड ने जो एफर्ट्स लगाए उससे कितने शेयर्स बिक गए, मान लेते हैं कितने शेयर्स बिक गए, 20,000। क्या ये 30 + 20 50, 50 + 10 60, ठीक है। उसमें से हमारे और कितने शेयर्स आए, 20, 80 तो हो गया। रुको, लेकिन अब मेरे को ये समझाना है, पहले तो ये कंपनी ने अपने एफर्ट्स लगाए, एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, अपने एफर्ट्स लगाए। एबीसी लिमिटेड ने क्या किया, अपने एफर्ट्स लगाए, क्योंकि वो XYZ के भरोसे नहीं बैठ सकती थी, तो इसने क्या करा, अपने एफर्ट्स लगा के कितने शेयर्स बेच दिए, 20,000 शेयर्स बेच दिए। और वो किसने बेचे, ABC ने बेचे। ठीक है। अब ABC ने जब बेचे तो क्या किसी के रेफरेंस में रिसीव हुए थे क्या किसी के रेफरेंस में रिसीव हुए थे, एक्स या वाई या जेड के रेफरेंस में रिसीव हुए थे क्या? नहीं, हमें किसी के भी रेफरेंस में नहीं हुए। कंपनी को यह 20,000 की जो एप्लीकेशन थी वो डायरेक्टली पब्लिक से रिसीव हुई थी। क्या एग्री कर रहे हो क्या? क्योंकि कंपनी ने अपने एफर्ट्स लगाए, तो एप्लीकेशन कंपनी के पास डायरेक्टली रिसीव हुई होगी, पब्लिक से डायरेक्टली रिसीव हुई होगी। तो बच्चों इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, यस तुक्का लगाया क्या? बिल्कुल सही है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बच्चों ये अनमार्क्ड यानी कि किसी का मार्क नहीं है उसके अंदर, ये क्या है, एक तरीके से अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या तुम्हें इतना समझ में आ रहा है? अब बच्चों ये क्या है हमारा, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो किस का एग्जाम्पल लिया है, दो टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होगा 100% हम तो क्या कर देंगे, या तो 100% अंडरराइट कर देंगे, या फिर हम क्या कर देंगे कुछ पोर्शन यानी कि कुछ परसेंटेज जैसे 70%, 80% ही क्या करेंगे हम अंडरराइट करेंगे। तो जब 100% मैं अंडरराइट कर दूंगी तो उसका नाम क्या है, फुल्ली अंडररिटन। मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से पूरा का पूरा क्या कर दिया, अंडरराइट कर दिया। और अगर मान लो 70%, 80% ही अंडरराइट किया तो इसको मैं क्या नाम दूंगी, पार्शियल अंडरराइटिंग। तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा नहीं किया, 100% से कम किया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पार्शियल अंडरराइटिंग। दो टाइप के अंडरराइटिंग होती है, एक तो फुल्ली अंडरराइटन और दूसरा पार्शियल अंडरराइटन। बच्चों आप फिक्र मत करना, हम लोग सब लिखेंगे अभी ना, मतलब अभी सिर्फ समझ रहे हैं, लिखेंगे हम सारा लिखेंगे, यहाँ अंडरराइटर्स क्या होता है, अंडरराइटिंग होता क्या है, पूरा सब कुछ मैं लिखवाऊंगी अभी, है ना। ठीक है, क्या होता है, दो टाइप्स की हमारी क्या होती है अंडरराइटिंग, या तो हम फुल्ली अंडरराइट करते हैं या फिर पार्शियल। फुल्ली का मतलब पूरा का पूरा, जितने कंपनी ने शेयर इशू किए उतने पूरे के पूरे क्या कर दिए, अंडरराइट कर दिए। पार्शियल अंडरराइटर मतलब 1 लाख शेयर इशू किए, उसमें से 70% ही अंडरराइट किए, तो अंडरराइटन किया कितने शेयर्स का,
70,000 शेयर्स का, 1 लाख का 70% किया तो कितने शेयर्स अंडरराइट कर दिए? 70,000। और अंडरराइटर्स लायबल कितने शेयर्स के लिए होंगे? 70,000। जितने शेयर्स की गारंटी ली है उतने शेयर्स के लिए वो लायबल होंगे। क्या 30,000 शेयर जो बचे हैं क्या उसके लिए लायबल है? नहीं, उसके लिए कंपनी खुद लायबल है। ठीक है ना, कंपनी की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 30,000 शेयर्स की, क्योंकि उसने अंडर रिटर्न नहीं किए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, जो 20,000 शेयर्स हैं जो कंपनी को डायरेक्टली पब्लिक से रिसीव हुए, इसको हम क्या बोलते हैं? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब भी तीसरा वर्ड और सीख लिया हमने। पहला हमने सीखा ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी क्या होती है? टोटल लाइबिलिटी, हर एक अंडरराइटर ने कितने शेयर्स लेने की गारंटी दी है, उसमें से अब एक्स ने अपने एफर्ट्स डाल के कुछ शेयर्स बेचे अपने नाम पे, जिसको अंडरराइटर्स के नाम पे अगर किसी शेयर्स रिसीव होते हैं कंपनी को, तो उसे हम क्या कह देते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन कह देते हैं। और कंपनी को जो डायरेक्टली रिसीव होते हैं पब्लिक से, उसे हम क्या कह देते हैं? अनमार्क्ड एप्लीकेशन कह देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, वही तो मैं बता रही हूँ ना, अभी आगे चलने तो दो मेरे को धीरे धीरे। अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन ये समझ में आ रहा है? मैं तो सिर्फ अभी तक इसका मतलब बताया कि अनमार्क्ड होता क्या है। अब हमारा केस क्या है बच्चों, इसमें अभी फुल्ली अंडर रिटर्न का है। फुल्ली अंडर रिटर्न यानी कि इसने क्या किया? 100% अंडर रिटर्न कर रखा है, यानी कि पूरा का पूरा 1 लाख क्या कर दिया? एबीसी ने अंडरराइट कर दिया। अब कंपनी को जो ये डायरेक्टली शेयर रिसीव हुए हैं, क्या कंपनी अब इसका रख के करेगी भी? क्या करेगी? 20। तो कंपनी क्या करती है? एक्स वाई जेड को भी ये जो 20,000 शेयर मिले हैं ना कंपनी को डायरेक्टली, उसका भी बेनिफिट क्या कर देती है? दे देती है। किसको? एक्स को, वाई को और जेड को। क्योंकि करेगी क्या, कंपनी ने तो पूरा का पूरा अंडर रिटर्न कर दिया। तो एक तरीके से जो एक्स वाई जेड की जो एक्चुअल में निकल के आनी चाहिए कि अल्टीमेटली कितने शेयर्स उन्हें खरीदने पड़ेंगे, तो इसका बेनिफिट भी क्या कर देती है कंपनी? अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट भी किसको दे देती है? अब अंडरराइटर्स को ही दे देती है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी क्वेश्चन कौन सा है, हम कौन सा टाइप का पढ़ रहे हैं अभी? फुल्ली अंडर रिटर्न। ठीक है, अब ये 20,000 शेयर कंपनी को जो डायरेक्टली रिसीव हुए, अब कंपनी क्या करेगी? इसका भी बेनिफिट किसको दे देगी? अंडरराइटर्स को दे देगी। लेकिन अब किसको कितना देगी? बात ये है, एक रेशियो में देती है। जिसने जितने शेयर लेने की गारंटी ली ना, उस रेशियो में क्या कर देती है? इस 20,000 जो कंपनी को रिसीव हुए वो एक्स वाई जेड को क्या कर देती है? डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। किस रेशियो में करती है? इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब बोले तो 5:3:2। ये 20,000 शेयर को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी? 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो कंपनी को क्या हुआ? डायरेक्टली रिसीव हुआ। एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताना कि 10,000, 6,000, 4,000 बेनिफिट दिया तो माइनस करना है, लाइबिलिटी कम करनी है। बताओ कितना आएगा? 10,000, 4,000, 6,000। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, कंपनी का वैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 1 लाख शेयर इशू किए थे, टोटल एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव कितनी की हो गई थी? टोटल देखो, ये रिसीव हो गई कंपनी को, ये भी तो टोटल बताओ। टोटल मैं बता रही हूँ फिर भी, ये कितना था? 50 था। अरे 60,000 है ना, 30 + 20 50, 50 + 10 60। और ये भी रिसीव ही तो हुआ। ये तो एक्स वाई जेड के रेफरेंस में रिसीव हुआ और ये कंपनी को डायरेक्टली। तो अल्टीमेटली अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितने शेयर्स बिक चुके हैं? 80,000 शेयर्स। यानी कि 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए थे, उसमें से कंपनी को कितने एप्लीकेशन रिसीव हो गई? 80,000 शेयर्स की। शॉर्ट कितना रह गया? वेरी गुड। मिनिमम तो हमें देखना ही नहीं, वो तो है ही मिनिमम। ठीक है, एक बार समझ लिया मिनिमम वाला। लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने तो 20,000 शेयर्स रह गए ना। 1 लाख में से सिर्फ 80,000 बिके, तो 20,000 शेयर्स अभी क्या रह गए? शॉर्ट रह गए, शॉर्ट सब्सक्रिप्शन रह गया हमारा। अब ये 20,000 कौन लेगा? फिर से एक्स वाई जेड, क्योंकि अंडरराइटर्स ने गारंटी ली थी कि जो शेयर्स नहीं बिकेंगे वो कौन लेगा?
अंडरराइटर्स लेंगे। और वो कितने कितने शेयर्स लेंगे, जैसे हमने निकाल लिया 10,000 शेयर्स कौन लेगा, एक्स, और वाई कितने शेयर्स लेगा 4,000, और जेड कितने शेयर्स लेगा 6,000। तो ये 10 + 4 14, 14 + 6 20, और यही मेरे क्या थे, शॉर्ट थे। और वो शॉर्ट में टोटल मेरा शॉर्ट सब्सक्रिप्शन कितने का था, टोटल शॉर्ट सब्सक्रिप्शन मेरा था 20,000 का। और मुझे यही पता करना था कि अंडरराइटर्स कितने कितने शेयर्स लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो एक ही अंडरराइटर होता तो एक ही, मान लो एक्स ही हमारा अंडरराइटर होता तो एक्स को कितने शेयर्स लेने पड़ते, पूरे 20। लेकिन अभी हमारे केस में 3 अंडरराइटर्स हैं, तो एक्स को, वाई को और जेड को 20,000 में से कितने कितने शेयर उनको लेने पड़ेंगे, वो हमने बस ऐसे एक फॉर्मेट में निकाल दिया। तो एक्स को 20,000 में से कितने शेयर लेने पड़े, 10,000, वाई को उसमें से 4,000 और जेड को कितना, 6,000 शेयर। और यही मेरी अल्टीमेटली क्या निकल के आती है बच्चों, नेट लाइबिलिटी। क्या निकल के आती है, नेट लाइबिलिटी, की अल्टीमेटली एक्स वाई जेड ने कितने कितने शेयर परचेज करे। और पूरे चैप्टर में ना यही फॉर्मेट के साथ मुझे काम करना है। सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी लिखेंगे, हमें निकालना ही इस चैप्टर के अंदर क्या है कि जितना शॉर्ट रह गया उसमें अंडरराइटर कितने कितने शेयर खरीदेंगे। अल्टीमेटली मेरा पूरा चैप्टर ही यही है, और इसके अंदर एक फिक्स फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट से मुझे क्या करना है, काम करना है। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट। सबसे पहले तो ग्रॉस लाइबिलिटी, उसमें से माइनस किया मार्क्ड, उसमें से माइनस किया अनमार्क्ड, और अनमार्क्ड एप्लीकेशन को मैंने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी। अब चैप्टर का पूरा ये तो था पूरा समरी चैप्टर की। अब हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन वगैरह। चलो नेक्स्ट पेज पे, हमारा पास अभी तो टाइम है ना। चलो अब हम सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डाला सबने, अब सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। लिखो, सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग। बच्चों आप ना ऑनलाइन सेशन जो है हमारा, एक जो कोई भी चला के छोड़ देना, क्योंकि हमारा फिर रिकॉर्ड नहीं होता सेशन। तो एक बार चालू करके, हाँ क्या, अच्छा नहीं, एक बार किसी को क्या लाइव आना पड़ता है, फिर चाहे बंद कर देना वापस। मीनिंग ऑफ underwriting of shares and debentures. Meaning of underwriting of shares and debenture. It is a contract between, it is a contract. ये क्या होता है बच्चों, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में, कंपनी के बीच में और अंडरराइटर्स के बीच में। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड अंडरराइटर्स। बच्चों हैंड राइटिंग एलिजिबल है ना। दे promise to sell all the shares of the company. They promise to sell all the shares of the company. They promise to sell all the shares of the company if any shares remain unsold. If any shares remain unsold, they will buy all the shares. They will buy all the shares. बच्चों मैंने समझ में आ रहा है कि पहली बात तो ये क्या लिखा मैंने, देखो ये क्या होता है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट। किसके बीच में होता है, कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में। और वो क्या प्रॉमिस करते हैं कि वो सेल करेंगे सारे शेयर्स कंपनी के। अगर कोई भी हमारे शेयर्स क्या रह जाते हैं,
अनसोल्ड रह जाते हैं तो दे विल बाय ऑल द शेयर्स। तो जो शेयर्स बिके नहीं वो सारे के सारे शेयर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं। और वो कौन बाय करता है, अंडरराइटर्स बाय करते हैं। चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे मीनिंग ऑफ अंडरराइटर्स। मीनिंग ऑफ अंडरराइटर्स। मीनिंग ऑफ अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स का मीनिंग लिखो, द पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस। ये कुछ पर्सन्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन, द पर्सन और इंस्टीट्यूशंस, द पर्सन और इंस्टीट्यूशंस अंडरराइटिंग अ पब्लिक इशू, अंडरराइटिंग अ पब्लिक इशू। अंडरराइट करते हैं जो कि किसको, जो पब्लिक में इशू करे उसको अंडरराइट करते हैं और उसी को क्या बोलते हैं, अंडरराइटर्स। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड अंडरराइटर्स, इज कॉल्ड अंडरराइटर्स। बच्चों क्लियर है ना। अब हम चलते हैं आगे, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। हमने पहले क्या सीखा, अंडरराइटिंग क्या होता है, अंडरराइटर्स क्या होते हैं। अब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है। हालांकि हमने वैसे लिख लिया ऊपर अंडरराइटिंग के पूरे प्रोसेस में ही, फिर भी लिख लेते हैं एक बार। मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। मीनिंग ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स, it is a agreement or contract it is a agreement or contract between company and underwriters, और इसी को हम क्या कहते हैं, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। चलो आगे चलेंगे। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, ग्रॉस लाइबिलिटी। लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी, मीनिंग ऑफ द ग्रॉस लाइबिलिटी। फोर्थ, मीनिंग ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। मीनिंग ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी लिखो, मीनिंग ऑफ ग्रॉस, गारंटी गिवन बाय द ईच अंडरराइटर टू द कंपनी। गारंटी गिवन बाय ईच अंडरराइटर, गारंटी गिवन बाय ईच अंडरराइटर टू द कंपनी। इसे हम क्या कहते हैं, जितनी गारंटी दी वो हमारा क्या होता है, ग्रॉस लाइबिलिटी। गारंटी गिवन बाय ईच अंडरराइटर टू द कंपनी। उसके बाद क्या पढ़ा था बच्चों, मार्क्ड एप्लीकेशन। तो लिखो मीनिंग ऑफ द मार्क्ड एप्लीकेशन। मीनिंग ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशंस। मीनिंग ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन का मीनिंग लिखो, शेयर्स सोल्ड बाय ईच अंडरराइटर, shares sold by each underwriters shares sold by each underwriter on behalf of the, किसके बिहाफ पे करती है, on behalf of the company, on behalf of the company। और बेनिफिट जो होता है मार्क्ड एप्लीकेशन का वो दिया जाता है किसको, हर एक अंडरराइटर्स को। लिख लेंगे बेनिफिट ऑफ द मार्क्ड एप्लीकेशन, बेनिफिट ऑफ द मार्क्ड एप्लीकेशन, benefit of the marked application is given to the, benefit of the marked application
इज गिवन टू द कंसर्न्ड अंडरराइटर्स, जिसने जितने शेयर्स बिकवाए उसको उतना बेनिफिट मिल जाएगा, टू द कंसर्न्ड अंडरराइटर्स और ये बेनिफिट हम क्यों दे रहे थे बच्चों, हम क्या निकालने के लिए बेनिफिट दे रहे थे, नेट लाइबिलिटी। वाइल कैलकुलेटिंग, लिख लो आगे, वाइल कैलकुलेटिंग, जब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, नेट लाइबिलिटी, अल्टीमेटली उनकी लाइबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम उसको बेनिफिट हम लोग दे देंगे, वाइल कैलकुलेटिंग द नेट लाइबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर्स। बच्चों ये समझ में आ रहा है क्या कि मैंने क्या लिखा, वाइल कैलकुलेटिंग द नेट लाइबिलिटी, जो मैंने लास्ट में अल्टीमेट जो लाइबिलिटी निकल के आती है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट दे देते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम मीनिंग ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, लिखो खुद ही बताओ आप लोग क्या होगा मीनिंग ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, शेयर सोल्ड बाय द कंपनी। मीनिंग ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये क्या होता है, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय द, या फिर शेयर्स लिख लो, चलो शेयर्स सोल्ड बाय द कंपनी, शेयर्स सोल्ड बाय द कंपनी इज कॉल्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बाय द कंपनी किसको बेचेंगे, टू द पब्लिक, इज कॉल्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। एंड बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड, बच्चों इसका बेनिफिट किस तरीके से दिया जाएगा, ग्रॉस लाइबिलिटी। बेनिफिट ऑफ द अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन टू अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी। बेनिफिट ऑफ द अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन टू द underwriters in the ratio of their gross liability। बच्चों ये हाईलाइट कर लेना, इन द रेशियो ऑफ देयर ग्रॉस लाइबिलिटी। ये हमारा क्या हो गया, मीनिंग ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया, अंडरराइटिंग होता क्या है, अंडरराइटर्स क्या होते हैं, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट क्या होता है, देन उसके बाद ग्रॉस लाइबिलिटी, उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन, उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ये तुम्हें समझ में आ रहा है। चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, बेसिकली क्योंकि जब भी कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो वो अंडरराइटर्स के साथ क्या कर लेती है, एग्रीमेंट करती है, तो अल्टीमेटली अंडरराइटर्स को कितने कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। बच्चों इसका आंसर पता है, हमेशा हमें शुरू में ही पता चल जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं कि कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई, टोटल कितना कंपनी ने इशू किया था, और शॉर्ट जितना निकल के आएगा ना वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन हमें बस क्या निकालना होता है, अल्टीमेटली अंडरराइटर्स को कितने कितने शेयर्स लेने। आंसर तो हमारा पता होता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे मुझे आंसर शुरू से ही पता था। हमेशा क्वेश्चन में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी होगी, ग्रॉस लाइबिलिटी दिया होगा, मार्क्ड दिया होगा, अनमार्क्ड दिया होगा, तो बच्चों हमें शुरू में ही पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही कि शॉर्ट कितना रहेगा। तो वही हमारा जो शॉर्ट रहने वाला है ना, वही हमारा क्या होगा, इनका आंसर निकल के आएगा कि कितने कितने शेयर्स खरीदने। तो क्रॉस चेक भी हम वेरीफाई भी इजीली कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन करेक्ट किया भी है या नहीं। इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन मैं आपको कल ही सिखाऊंगी, और वो एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, जो भी हमारा थ्योरी पोर्शन था वो हमने लिखा। 2 टाइप्स की अंडर राइटिंग होती है बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है। एक कौन सा, फर्म अंडर, वो फुल्ली अंडर रिटन, और पार्शियल अंडर। पार्शियल क्या होता है, 100% से कम, और फुल्ली मतलब 100%। ठीक है, आज का हमारा इतना था। कल बच्चों हमारे पास अभी टाइम 3 ही मिनट है, 3 मिनट में मैं क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगी, तो अभी हम लोग कल क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बच्चों मुश्किल लग रहा है चैप्टर, इजी है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इस चैप्टर में। एक फिक्स फॉर्मेट के साथ हमें काम करना है, और पूरा का पूरा आपका कंपनी अकाउंट से बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। बस थोड़ा सा तुम्हें
थोड़े से लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हें बेसिक थोड़ा बहुत भी आता है ना तो बहुत ज़्यादा अकाउंट्स तो बहुत ही आसान है, और स्कोर करना भी बहुत आसान है इसके अंदर। 60+ तो आपका शुरू से ही टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा, और प्रैक्टिकल में मार्क्स पूरे मिलते हैं। करेक्ट हुआ तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हमेशा शुरू से ही हमें प्रैक्टिस करते रहना है, और 2-3 बार एग्जाम से पहले रिवीजन भी कर जाओगे ना तो तुम्हारा काम तो हो जाएगा। तो हमेशा हमें शुरू से ही टारगेट रखना है। इस पेपर के अंदर हमें क्या करना है, 60+ का, और इजीली स्कोर होगा। तुम जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तुम्हें अकाउंट्स आसान लगती जाएगी, और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो थ्योरी पोर्शन है, और यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो बच्चों को मजा भी आता है। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करें यहीं पे। चलो।